प्रॉपर्टी खरीदना। मैं कितने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। मेरे मामा चाचा ने प्लॉट लिया, बिल्डर ने दिया नहीं, वहां लिया, वहां पे बिल्डर पे केस हो गया है। इतने खराब एक्सपीरियंस लोग हैं, लोगों का रियल एस्टेट से भरोसा ही उड़ गया। जो पूरा रियल एस्टेट का बूम था ना 2013-14 में, उसके बाद तो लोग रियल एस्टेट को गालियां दे रहे हैं। बट अब भारत सरकार ने 2-3 ऐसी चीजें की हैं कि पूरा रियल एस्टेट मार्केट में ट्रस्ट वापस आ गया। एंड दूसरा, रियल एस्टेट एक्चुअली अब अच्छा कर रहा है। आपने अपने आसपास सुन भी लिया होगा। वेल, इसी को पूरा डिकोड करेगा आज गोयल आपका। चलो। A report last week suggested housing sales in 2022 hit a 9-year high. There is also a Jefferies report that has suggested that this property cycle uptrend could potentially continue for the next 3 to 4 years. गोयल आपके सामने आ गया है और इतनी खुशी की खबर है भाई। ये देखो रियल एस्टेट इंडेक्स किस लेवल पे भागी है यार। एंड आई एम श्योर हो सकता है कि आप स्टॉक मार्केट से ज्यादा इंक्लाइंड हो, बिकॉज आप गोयला की कम्युनिटी में तो आई एम अज्यूमिंग, बट बहुत लोगों को प्रॉपर्टी के बारे में एडवाइस कर चुके हैं। ये वीडियो के लिए बड़ा जरूरी होने वाला है, बिकॉज सबसे पहला ना मैं आपको समझाऊंगा इंडस्ट्री प्रॉपर्टी के रियल एस्टेट की क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, भारत सरकार ने क्या चेंज किया है, सो दैट अगर आप रियल एस्टेट खरीदने बेचने सोच रहे हो तो उसमें ही आपको डिसीजन मेकिंग हेल्प करेगा। एंड सेकंड चीज, 4 लोगों में बैठोगे, ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए अबाउट द इंडस्ट्री। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब रियल एस्टेट इंडस्ट्री से बहुत लोग परेशान हो चुके हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बहुत लोग डर चुके हैं और कोई फ्लैट खरीदना नहीं चाहते, कोई बुक नहीं करना चाहते। कितने केसेस होते हैं जहां पे लोगों ने फ्लैट खरीदा बिल्डर से, भाई साहब छत टूट रही है, पेंट खत्म हो गया है, अंदर पाइपिंग खत्म हो गई है, मतलब खराब क्वालिटी। एंड इवन वर्स, आपको फ्लैट की पोजेशन ही नहीं मिल रही है, जहां पे डेडलाइन 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल से एक्सटेंड हो गई है। और यूनिटेक के केस में, जेपी के केस में बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर दी है। और जो प्रॉपर्टी ओनर्स हैं जो अपने हार्ड अर्न मनी का ईएमआई दे रहे थे, वो तो बस घंटी बजाते हुए रह गए, उनके हाथ में कुछ भी नहीं आया। एंड आई नो इट बिकॉज मेरे फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल में ऐसे 2-3 लोगों के साथ हो चुका है। अब इसी सबको साफ करने के लिए भारत सरकार ने 2016 में रेरा को इंट्रोड्यूस किया था। रेरा क्या होता है? रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। बेसिकली जो सेबी स्टॉक मार्केट से है ना, वही चीज रेरा है फॉर रियल एस्टेट, जहां पे रेरा का काम है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो होम बायर्स हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाए। कैसे? उनको फुल ट्रांसपेरेंसी दी जाए जब वो कुछ भी परचेज करें रियल एस्टेट या फ्लैट, पूरी अकाउंटेबिलिटी मिले बाय द बिल्डर, बिकॉज ऑफ विच एफिशिएंसी आएगी रियल एस्टेट मार्केट में, जो पहले तो बिल्कुल नहीं थी। और गवर्नमेंट ने से बहुत मेजर्स लिए हैं, जैसे जीएसटी, डीमोनेटाइजेशन, रेरा को मैं भी एक बोलूंगा, टू मेक श्योर कि थिंग्स थोड़ी ऑर्गेनाइज्ड हो। और स्टार्टिंग में 2-3 साल तो रेरा का ज्यादा इफेक्ट था ही नहीं, बट अब रेरा का इफेक्ट दिख रहा है। और इन सब टेंजेंट्स ने रेरा ने पूरे रियल एस्टेट मार्केट को ही बदल दिया। पहले तो रेरा ने ये फिक्स किया कि जो भी कोई प्रॉपर्टी बेच रहा है उसको रजिस्टर करनी पड़ेगी प्रॉपर्ली। आपने देखा होगा 2011-12 में क्या होता था, कोई भी पैसे वाला आदमी आया, लोन लेके बिल्डर बन गया, बिल्डिंग खड़ी कर दी 3-4 फ्लोर की, 5-6 फ्लोर की, और बेचने लग गया। अब भी अलाउड नहीं है, उसको प्रॉपर रजिस्टर करवाना पड़ेगा। फिर रेरा ने ट्रांसपेरेंसी प्रमोट की है। कैसे प्रमोट की है? कि बिल्डर को अपने फ्लैट या प्रॉपर्टी या कुछ भी जो बेच रहा है वो, उसके बारे में उसको हर एक चीज डॉक्यूमेंटेशन देनी पड़ेगी, इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट प्लान्स, लेआउट, गवर्नमेंट अप्रूवल्स, लैंड टाइटल स्टेटस, शेड्यूल ऑफ कंप्लीशन, रेलेवेंट डेट्स, हर एक चीज। ये क्या प्रमोट करता है? ट्रांसपेरेंसी। यूनिटेक का एक प्रोजेक्ट था, उन्होंने लोगों को बेच दिया, बट बाद में लोगों को ये पता चला कि यूनिटेक का और नोएडा अथॉरिटी की प्रॉब्लम हो रही थी। अब इसमें बायर्स की गलती है ही नहीं, बट वो लटक गए इस चक्कर में। अब इस सिचुएशन में रेरा ने फोर्स किया कि सब बिल्डर्स को सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, सो दैट जो बायर है उसको मिले कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी। इसके बाद आता है मिस सेलिंग। मिस सेलिंग आपको बताता हूं, बिल्डर्स क्या बोलते थे, इतने स्क्वायर फुट का एट दिस प्राइस, इतने स्क्वायर फुट का एट दिस प्राइस, व्हिच वाज रॉन्ग। क्योंकि 2 टाइप के एरियाज होते हैं। सबसे पहले होता है सुपर एरिया। सुपर एरिया क्या होता है? अगर आप एक फ्लैट ले रहे हो तो फ्लैट में जो दीवार का एरिया है, जहां पे दीवार बनी है, उस एरिया को भी काउंट कर रखा है। जो बाहर कॉरिडोर उसका 1/4 एरिया ले रखा है, जो लिवेबल नहीं है, और बिल्डर्स इसको मार्केट करते थे, व्हिच इज मिसलीडिंग द बायर। अब रेरा ने क्या बोला है? आप हमेशा कारपेट एरिया की ही बात करोगे। कारपेट एरिया वो एरिया होता है रियल एस्टेट जहां पे कारपेट बिक सकता है, जो एक्चुअली यूजेबल एरिया होता है। ये नहीं कि वॉल्स के बीच का एरिया भी डाल दिया, जो यूजेबल एरिया है सिर्फ उसको कर सकते हैं, सो दैट बायर कैन नॉट बी मिसलेड। और ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रूल था कि रेरा ने बोला कि देखो सर, बिल्डर्स को एस्क्रो अकाउंट बनाना पड़ेगा, जहां पे अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसका 70% पैसा बिल्डर को उस प्रोजेक्ट के एस्क्रो अकाउंट में डालना पड़ेगा। पहले प्रॉब्लम क्या होती, आपने देखा होगा जब आप हाईवे में जा रहे हो, मैं दिल्ली की बात करता हूं, मैं मुंबई की बात करता हूं, आप मुंबई पुणे हाईवे में जाओ, बड़े बड़े आपको प्रोजेक्ट्स जाएंगे, दीवारें दिख जाएंगी बड़ी बड़ी, अंदर कुछ काम नहीं हो रहा। आप दिल्ली से मेरठ चले जाओ, आपको 50 प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। आप दिल्ली से जयपुर जाइए, यू विल फाइंड 50 प्रोजेक्ट्स इन दिस। पूरी ऐसे वॉल खड़ी हुई है, ठीक है, वॉल पे बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं, दिस फैंसी फैंसी नाम की बिल्डिंग्स और फैंसी फोटोज, बट अंदर कुछ काम नहीं हो रहा। पहले हुआ क्या था, बिकॉज़ रियल एस्टेट प्राइसेस इतनी ज्यादा बढ़ रही थी, बिल्डर ने प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया, ठीक है, उस प्रोजेक्ट का 10% पैसा लिया। अब उस 10% जो पैसा लोगों से मिला, उस पैसे को उसने प्रोजेक्ट में डाला, उसने एक और जमीन खरीद ली, फिर एक और प्रोजेक्ट
डिक्लेयर कर दिया, उसका 10% खरीद लिया। अब इसका 10% एक और नई प्रॉपर्टी खरीद के एक और नया प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिया। और बिल्डर्स इसलिए कर पाए थे बिकॉज रियल एस्टेट की प्राइस ऊपर जा ही जा रही थी उस समय। तो बिल्डर्स लगा चलो हम तो सेफ है। रियल एस्टेट का बबल बर्स्ट हुआ, जो सबसे लेटेस्ट प्रोजेक्ट था बिल्डर का वो बिका नहीं, जिससे उसके पास पैसे थे नहीं, जिसकी वजह से सारे प्रोजेक्ट्स बिल्डर कुछ कंप्लीट नहीं कर पाया। एंड दिस इज व्हाट दिस एस्क्रो अकाउंट विल स्टॉप टू मेक श्योर कि जो 70% पैसा एक कस्टमर दे रहा है उस प्रोजेक्ट के लिए, सर वो पैसा उस प्रोजेक्ट में ही डलेगा। और उसके बाद टाइमली कंप्लीशन करना पड़ेगा और एक प्रॉपर रिड्रेसल सिस्टम, जहां पे एक कस्टमर कंप्लेंट फाइल कर सकता है रेरा में अगर उसके साथ कुछ अनफेयर प्रैक्टिस हुई है या उसको कोई ग्रीवियंस है। Because of the new RERA norms are concerned, organized players are taking the advantage than the unorganized players. एंड इससे इतनी इंप्रूवमेंट्स आई हैं, मैं आपको डेटा दिखा रहा हूँ। 2017 में जो भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स थे, सिर्फ 6% प्रोजेक्ट्स वो डन बाय लिस्टेड बिल्डर्स, जो बिल्डर्स प्रॉपर हैं, जो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड बिल्डर्स में आते हैं। बाकी सब इरेगुलर बिल्डर्स से कोई भी बिल्डर बन गया। और यही फिगर 2021 में अब 19% आर लिस्टेड बिल्डर्स। तो अब यहाँ देखोगे जो बिल्डर्स है ना, दे आर बिकमिंग ऑर्गेनाइज्ड बिल्डर्स ज्यादा प्रोजेक्ट ले रहे हैं, व्हिच इज अ ग्रेट इनिशिएटिव। जितने प्रोजेक्ट्स ऑर्गेनाइज होंगे उतना ही एज अ बायर हमें उस प्रोजेक्ट में ट्रस्ट आता है और हमारा एक अच्छा एक्सपीरियंस जाता है। नाउ ड्यूरिंग कोविड एवरीवन रियलाइज्ड, और सबको रियलाइजेशन हुई थी थोड़ी कि एक घर ओन करना जरूरी है, अपना घर होना चाहिए, राइट? अब वो सही है गलत है वो अलग बात है, बट लोग के अंदर से रियलाइजेशन हुई थी। अब बट बहुत लोग ने घर नहीं खरीदे। व्हाई? बहुत लोग डरे हुए थे, ये फैल गया कि जो कंप्लीट नहीं है उसको मत लो, इस बिल्डर के प्रोजेक्ट्स गिर रहे हैं, सम पीपल वेटिंग कि इंटरेस्ट रेट नीचे गिर जाएंगे, कोई और कुछ और चीज के लिए वेट कर रहा था। अब फाइनली गवर्नमेंट के इस इनिशिएटिव से ना लोगों का ट्रस्ट जीत लिया गया है एंड पीपल आर नाउ इन द मार्केट टू बाय द प्रॉपर्टीज, बिकॉज ऑफ व्हिच प्रॉपर्टी प्राइस आर इंक्रीजिंग। और ये ना अपने आसपास भी नोटिस कर लिया होगा। और अगर नोएडा की बात करें तो ये रहा एग्जांपल कि कितने बायर्स अब आ गए हैं टू बाय द प्रॉपर्टीज, डिमांड दोबारा उठ गई है। अब जो भी मैंने आपको बताया इसको डेटा से बैकअप करते हैं। अब रियल एस्टेट में टर्म यूज है अब्जॉर्प्शन मतलब एक टाइम फ्रेम में उसकी कितनी डिमांड थी बाय द पब्लिक, सिंपल हिसाब है। अब एवरेज एरिया अब्सॉर्ब हैज ग्रोन बाय 30.3% ईयर ऑन ईयर। और यहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स आपको दिख रहे हैं, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, कलकत्ता, पुणे, हर जगह एप्रिसिएशन देखा गया। एंड यस, प्राइस भी इंक्रीज किए, जिसमें आप देख सकते हो द प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय 11.3% ईयर ऑन ईयर। उसके बावजूद द डिमांड हैज बीन इंक्रीजिंग। अब आते हैं इन्वेंट्री लेवल्स पे। आप देखोगे और अपने आसपास देखो, जो भी आपको मैं डेटा बता रहा हूं ना वो अपने आसपास आप देख सकते हो। आपने देखा होगा कितने बिल्डर्स हैं जिनके प्रोजेक्ट्स पूरे खड़े हुए बट ऑक्यूपेंसी है नहीं फ्लैट्स में। ऑक्यूपेंसी छोड़ो, फ्लैट्स बिके ही नहीं है। बिल्डर्स की प्रॉब्लम क्या थी? इतनी सारी इन्वेंट्री पड़ी हुई है। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। क्यों? सबसे पहला तो देखो डिमांड में काफी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है, तो उनकी प्रॉपर्टीज ऑफलोड हो रही है। उसके बाद जो सप्लाई है, जो पहले प्रोजेक्ट्स आ रहे थे, हर दूसरे दिन नया प्रोजेक्ट आ रहा है, हर रेडियो में नए प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट हो रही है, अब उनकी सप्लाई कम हो गई है। तो ऑफकोर्स डिमांड सप्लाई थोड़ी इक्विलिब्रियम लेवल पे आ रहे हैं। जो लोगों की सेविंग्स थी, जो कोविड टाइम में लोगों की इनकम इंक्रीज हुई है, वो लोग अब रियल एस्टेट में डाल रहे हैं। और वही कोविड के बाद देयर हैज बीन अ प्रेफरेंस क्रिएटेड दैट वी वांट टू ओन आवर ओन हाउस। एंड हाँ, मतलब उसको लॉजिकली बोल सको कि लॉजिकली ओनिंग अ हाउस डज नॉट मेक सेंस, रेंट पे रहना सेंस बनता है। या बट बाइंग अ रियल एस्टेट इज नॉट ओनली अ लॉजिकल डिसीजन, बाइंग अ कार इज नॉट ओनली अ लॉजिकल डिसीजन, ये एक इमोशनल डिसीजन भी होता है, एक इमोशनल टेंजेंट भी होता है। तो हर चीज को ना हम एक्सेल शीट में नहीं तोड़ सकते। कमिंग बैक टू द डेटा, एज यू कैन सी हियर, चाहे पैन इंडिया बात कर लो, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, कलकत्ता, पुणे, हर जगह रियल एस्टेट की इन्वेंट्री कम हो रही है, विच अगेन इज अ ग्रेट थिंग। तो देखो रियल एस्टेट जो सेक्टर है वो क्लीन अप हो गया है, ऑर्गेनाइज हो रहा है, ठीक है, इन्वेंट्री कम हो रही है, लोग ज्यादा खरीद रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है, तो बिल्डर्स का भी तो फायदा होगा ही होगा ना। अब देखते हैं बिल्डर्स के मार्जिन्स कितने इंप्रूव किए हैं। आइए, एज यू कैन सी हियर, गोदरेज प्रॉपर्टीज जो पहले -3% का मार्जिन था अब 9% है, ओबरॉय रियल्टी 44% से 50% आ गया, फीनिक्स मिल्स 50 to 58% आ गया, प्रेस्टीज एस्टेट्स 24 to 25% आ गया है, जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट 21 to 27% आ गया। ऑल दीज बिल्डर्स, रियल एस्टेट कंपनीज, अब इनके पास बहुत एक अच्छा इंसेंटिव आ गया टू पुट इन मोर मनी हियर, टू स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट्स हियर। व्हाई? मार्जिन्स आर सिग्निफिकेंटली इंप्रूविंग। अब आ जाते हैं दोस्त कंपनीज में। अब कंपनीज में वो चूज करो जिनका मार्केट कैपिटल 5000 करोड़ से ज्यादा है, सो दैट हम भी सेफ रहे, एंड मेजरली डेट इक्विटी 0.55 से कम है, बिकॉज रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा डेट हो ये प्रॉब्लम ही होती है, हम पहले देख चुके हैं। तो डेट इक्विटी कम होना चाहिए। अगर मैं ये फिल्टर दिखाता हूं तो कंपनी जो मेरे बताती हैं वो है डीएलएफ, ओबरॉय रियल्टी, फीनिक्स मिल्स, एनबीसीसी, अनंतराज। अब इन सब को लेट्स कंपेयर देम। यहाँ पे आप देखेंगे बेस्ट आ रहा है ओबरॉय रियल्टी और फीनिक्स मिल्स। तो आज गोयला आपके लिए इन दोनों को ही एनालाइज करेगा। बाय द वे, अगर आप किसी और स्टॉक को चाहते हो कि गोयला एनालाइज कर दे, आपको जो चाहिए, या रियल एस्टेट में किसी और में, आप कमेंट बॉक्स में लिख दो जो स्टॉक सबसे ज्यादा कॉमन होगा कमेंट्स में, उस स्टॉक पे वीडियो आ जाएगी। सबसे पहला स्टॉक होता है ओबरॉय रियल्टी। रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी है, हेडक्वार्टर मुंबई में है। क्या करती है? रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में है, ऑफिस स्पेसेस में है, मॉल्स की प्रॉपर्टीज में है,
हॉस्पिटैलिटी में है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में है। तो बेसिकली सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो होते हैं मेजॉरिटी ऑफ देम इनके अंडर आता है। अब सबसे पहली चीज, इनके रिसेंटली क्या क्या नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। पहले तो 9 एकड़ के लैंड इन्होंने लिए हैं, वहां प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर रहे हैं। एक है वेस्ट मुंबई में, एक है सेंट्रल सबर्ब्स ऑफ मुंबई में, और 2 प्रीमियम हाई स्टोरी बिल्डिंग आ रही है। एंड अगेन प्रीमियम हाई स्टोरी बिल्डिंग्स, क्योंकि मैं इसके बारे में आगे बात करने वाला हूं दोबारा। उसके बाद बोरीवली ईस्ट में 25 एकड़ का लैंड ले रखा है, जिसमें एक और प्रोजेक्ट आएगा। उसके बाद जॉइंट वेंचर्स प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, वर्ली में प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। दिस बिजनेस इज एग्रेसिव इन लॉन्चिंग न्यू प्रोजेक्ट्स, और मैं तो आपको ये भी एडवाइस करूंगा, एक बार आप इनकी वेबसाइट में खुद जाओ और देखो ओबरॉय रियल्टी क्या क्या नए प्रोजेक्ट्स इशू कर रहा है। बिकॉज देखो, गोयला तो वीडियो बना रहा है, मैं आपकी पूरी हेल्प कर रहा हूं, बट आपको खुद रिसर्च करना बहुत ज्यादा एसेंशियल है। इसलिए आपकी हेल्प करने के लिए जो भी मैं वीडियो बनाता हूं ना, जहां से भी हमने रिसर्च की है, वो सारे सोर्सेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कभी आपको डाउट हो कि रिसर्च कहां से की है, व्हाट इज द सोर्सेज, नीचे देखना, आपको समझ आ जाएगा हम रिसर्च कहां से करते हैं। प्रीमियम हाई स्टोरी की मैं बात करता हूं ना, इंडिया में प्रीमियम हाउसिंग की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ये आप अपने आसपास भी नोटिस करोगे। जो नॉर्मल रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं वो नॉर्मल रेट में बिक रहे हैं, अगर जो प्रीमियम वाले हैं वो बुकिंग पे बिक रहे हैं। बिकॉज जो हमारी अर्बन क्लास है ना, जो नई रिच क्लास आई है इंडिया में, दे वांट लग्जरी, दे वांट लेजर। बहुत सारी स्ट्रॉन्ग डिमांड है ऑफ अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट्स, बिकॉज ऑफ विच ओबराय रियल्टी के मार्जिन बढ़ गए यार, फ्रॉम 44% टू 50%। उसके बाद आते हैं इनके टूरिज्म के बिजनेस में, होटल्स के बिजनेस में, हॉस्पिटैलिटी के बिजनेस में। इनके पास वेस्टिन है मुंबई में। इस वेस्टिन ने 11% क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ देखी है अपने रूम रेंटल्स में। वाई? डिमांड बहुत ज्यादा है। अगर आप ऑक्यूपेंसी भी देखोगे, और मैं फिर क्वार्टर टू क्वार्टर ही कंपेयर कर रहा हूँ, 80% से ऑक्यूपेंसी 84% हो गई है। एंड दिस लेवल ऑक्यूपेंसी इज एक्सट्रीमली गुड फॉर एनी होटल। उसके बाद आते हैं ऑफिस स्पेसेस में। अब ऑफिस स्पेसेस में सबसे एक मेन चीज होती है रेंटल पोटेंशियल, मतलब कितना रेंट एक्सपेक्टेड है। तो इनका बोरीवली मॉल है, वहां का रेंटल पोटेंशियल है 300 करोड़ पर एनम। फिर इनकी बिल्डिंग है ऑफ ऑफिसेज कॉमर्स 3 के नाम से, वहां का रेंटल पोटेंशियल है ऑफ 500 करोड़ पर एनम। और एनालिस्ट की मैनेजमेंट को सुने, दिस रेंटल पोटेंशियल विल ड्रास्टिकली इंक्रीज टिल 2025। दे आर एक्सपेक्टिंग दिस शुड जंप बाय मोर देन 10 to 12%। कंपनी के फाइनेंशियल्स तो हमने पहले देख ही लिए थे, तो अब ये हैं टेक्निकल्स, ये आपको देख रहे हैं स्टार्ट में, ये है इसका सपोर्ट, ये है रेजिस्टेंस। सेकंड स्टॉक आता है फीनिक्स मिल्स। फीनिक्स होस्ट आपको नाम सुना हुआ लग रहा हो, बिकॉज इंडिया का लार्जेस्ट मॉल ओनर है। और फीनिक्स मॉल या तो आपने सुना होगा या आप गए जरूर होंगे। आइए सर, ये क्या करते हैं? मॉल्स को ऑपरेट और मैनेज करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, हॉस्पिटैलिटी में है, कमर्शियल बिल्डिंग्स में आते हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में आते हैं, हर एक चीज में। तो एक एक करके इनका बिजनेस का टेंजेंट समझते हैं। सबसे पहले आते हैं मॉल्स में। अब मॉल्स में 2 चीजें बड़ी जरूरी होती है। सबसे पहला लीज्ड ऑक्यूपेंसी, जो मॉल है उसने अपने कितना एरिया लीज करके रखा है, जहां दूसरे शॉप ओनर्स को या टेनेंट्स को जहां पे कर रहे हैं, तो उसको बिजनेस आ रहा है। लीज ऑक्यूपेंसी जितनी ज्यादा होती है बेटर है। सेकंड आती है ट्रेडिंग ऑक्यूपेंसी, कि उस मॉल में जो उन्होंने खरीद ली है वो एरिया कितना बिक रहा है, कितना रोटेट हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है। जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। बेसिकली अच्छा मॉल क्या होता है? जो एक्टिव हो। ये दोनों आपको दिखाते हैं मॉल कितना ज्यादा एक्टिव है। अब आइए सर, ये देखेंगे अपना डेटा। इनके फीनिक्स मार्केट सिटी पुणे बढ़ा हुआ है, फीनिक्स मार्केट सिटी बैंगलोर बढ़ा है, फीनिक्स मुंबई ये तो ऑलमोस्ट 100%, दिस इज एट फैंटास्टिक लेवल्स। देन फीनिक्स चेन्नई ये भी बढ़ गया है। ये सारी चीजें बढ़ी, दैट शोज इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। अब एक सेकंड यार, ये ना हो सबको डाउट आए कि यार गोयला तुम कैसे कर रहे हो रिसर्च, हाउ यू फाइंडिंग दीस स्टॉक्स, मैं कैसे ढूंढूं, और बहुत बार को डाउट आएगा व्हिच इज नॉर्मल। यार देखो, एक तो चीज होती है कि आप इन डेप्थ घुस जाओ और स्टॉक के बारे में ढूंढो। दूसरी चीज होती है यू सेट अ सिस्टम और उस सिस्टम के हिसाब से ही स्टॉक्स चूज करो। एंड फॉर मेजॉरिटी ऑफ माय पोर्टफोलियो ना, आई ओनली चूज स्टॉक्स दैट फिट इन माय सिस्टम। मेरा एक सिस्टम है जिसको आप भी यूज कर सकते हो और आपके स्टॉक्स हाथ में आ जाएंगे। ट्रेड उनमें करो, इन्वेस्ट उनमें करो, आपकी लाइफ बहुत ईजी। इसके लिए मेरा पूरा एक वेबिनार है, बट वो फ्री है। अब फ्री है तो आप रजिस्टर करोगे, शायद आओगे शायद नहीं आओगे, मुझे पता नहीं, बट ये अपॉर्चुनिटी लूज मत करना। वी आर अगेन इन अ स्टार्ट ऑफ अ बुल रन एंड आई वांट टू मेक श्योर यू मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। उस वेबिनार का लिंक नीचे है, इन द पिन कमेंट्स मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सो डेफिनेटली कम चेक इट आउट। अब आते हैं इनके होटल्स के बिजनेस में। अब ओवरऑल रियलिटी हमने क्या किया था, हमने देखा था कि होटल्स का एवरेज रेवेन्यू पर रूम क्या, अब उसको कंपेयर करते हैं। सबसे पहले देखेंगे सेंट रीजस मुंबई, अगेन लग्जरी होटल है। इसका लुक एट द एवरेज रेवेन्यू पर रूम, ARR में बात कर रहा हूं, इट हैज इंक्रीज्ड, इट्स एक्सीलेंट। उसके बाद आप मैरियट होटल का देखेंगे, वो भी बढ़ रहा है। तो दोनों ही केसेस में इट्स फैंटास्टिक। सेकंड चीज आती है ऑक्यूपेंसी। ऑक्यूपेंसी पहले इनकी 63% थी, अब हो गई है 77%। और बस अभी 8-9 महीने में एक बहुत मेजर लॉन्च एक्सपेक्टेड है कैलकाटा में, जो 5.5 एकड़ की प्रीमियम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में बन रहा है इन कैलकाटा, और उससे और भी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। फाइनेंशियल्स आप इसका देख चुके हो। दीज आर द टेक्निकल्स, ये है सपोर्ट, ये है रेजिस्टेंस। ये वीडियो शेयर करना उस आदमी के साथ जिसको रियल एस्टेट का बड़ा शौक है, उसको ये सुनने में बड़ा मजा आएगा। एंड दूसरा, इफ यू वांट टू नो हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक्स, वेबिनार में आ जाना, गोयल आपको वहीं मिलेगा।